जय हिंद। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे फंडामेंटल राइट, हम लोग पढ़े थे भाग 3, जिसमें हम लोग जो है 26 अनुच्छेद 26 तक देख लिए थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देखते चलेंगे। देखिए, अनुच्छेद 27 जो है, इसमें कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब सरकारी जो कार्य होगा, धार्मिक कार्य, उसमें जो है धन पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिए मंदिर में जो पैसा है या मस्जिद में जो पैसा जमा होता है, वो क्योंकि धार्मिक स्थल होता है, उसमें जो भी धर्म का काम किया जाता है, धार्मिक कार्य, उसके पैसा जो होता है, जो उसके से धन जो मिलता है, उसको उस पर जो है टैक्स नहीं लगता है। जैसे मान लीजिए कोई महायज्ञ हो रहा है, उसमें जो धन मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। या मंदिर मस्जिद जो है वो स्थल बनता है, उसके पैसा जो मिलता है उससे, उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो जो भी धार्मिक स्थल बनता है, ये इसमें स्पष्ट कहा है अनुच्छेद 27 में कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन, मतलब धार्मिक कार्य के जो धन दिया गया है, लोगों द्वारा ही तो धन दिया जाता है मंदिर या मस्जिद या कोई भी कार्यक्रम कराने के लिए, धार्मिक कार्य कराने के लिए। तो जो धन दिया जाएगा, धार्मिक कार्य कराने के लिए जो धन दिया जाएगा, उस पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। ये अनुच्छेद यही कहता है कि धार्मिक दिए गए धन पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 27 हमने देखिए, अनुच्छेद 28 देख ले रहे हैं। अनुच्छेद 28 में कह रहा है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, मतलब रिलीजियस एजुकेशन जो है नहीं दी जाएगी। देखिए, कोई भी जो है, मतलब मान लीजिए शिक्षा, मतलब स्कूल है, जैसे सरकारी या प्राइवेट स्कूल है, कोई भी स्कूल है, तो जो है सरकारी धन से चल रहा है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल जो है, ये तो सरकार के धन से चलता है, मतलब सरकार के पैसे से चलता है, उसमें जो है आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। पकड़े जाने पर जो है आपको मतलब कि सज़ा भी सुना दिया जाएगा, आप पे जो है कंप्लेन भी लिखा जाएगा। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान जो है धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकारी स्कूल जो चलता है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा उसमें जो है नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, कितना लोग कहते हैं संस्कृत जो है धार्मिक भाषा है। देखिए, संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा है। इसी प्रकार जो है उर्दू जो है, ये अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा है। तो देखिए, ना अगर संस्कृत जो है ये एक तरह की भाषा है, संस्कृत भाषा है, ये नहीं कि हिंदू धर्म की जो है शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा है। और उर्दू भी एक भाषा जो है, उर्दू तथा अरबी जो है ये भी एक भाषा है, ये नहीं कि इस्लाम धर्म की जो है धार्मिक शिक्षा है। तो ये दोनों जो है ये कोई शिक्षा नहीं है, ये सिर्फ मतलब भाषा है, ये भाषा के तौर पे उपयोग किया जाता है। संस्कृत भाषा है, उर्दू अरबी ये सब भाषा है। तो अतः सरकारी मदरसा जो होता है अनुच्छेद 28 का जो है उल्लंघन नहीं करता है। तो देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि संस्कृत भाषा एक भाषा है, ना कि धार्मिक शिक्षा है हिंदू धर्म का। और अरबी है या उर्दू है, ये भी एक भाषा है, ना कि जो कि इस्लाम धर्म की शिक्षा, धार्मिक शिक्षा है। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान, मतलब जो भी सरकारी जो स्कूल या कॉलेज या जो भी यूनिवर्सिटी चलता है, उसमें जो है धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 यही कहता है। अनुच्छेद 29 देख रहे थे, इसमें कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी जो भाषा या संस्कृति के आधार पर, या चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल हो या कोई भी स्कूल है, अगर हम अब स्कूल या संस्था कोचिंग कोई भी चला रहे हैं, तो उसमें जो है अगर अल्पसंख्यक है कोई, तो उसके आप ना भाषा के या संस्कृति के आधार पर जो है उसको प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं। देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है। देखिए, किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर जो है संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, तथा अल्पसंख्यक की रक्षा भी करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा भी करेगी, ये मतलब अल्पसंख्यक की रक्षा करेगी, अनुच्छेद 29 कहता है। और इसी में कहता है कि आप या इसे मान लीजिए भाषा के आधार पर या उसके संस्कृति के आधार पर जो है अल्पसंख्यक है, या भाषाई आधार पर या अल्पसंख्यक है, या जो मतलब कि उस जाति के लोग जो है अल्पसंख्यक हैं, तो इसके आधार पर जो है अल्पसंख्यक को जो है आप मतलब कोई भी हो, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, कोई भी चीज़ हो, आप जो है उसको प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं संस्था में। तो अनुच्छेद 29 यही कहता है कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण इसमें जो है कहा गया है। किसी भी जो है अल्पसंख्यक को जो है आप संस्था इस आधार पर नहीं रोक सकते हैं कि ये वो अल्पसंख्यक है, या उसके भाषा की जो क्या भाषा के जो लोग हैं वो कम हैं, या उसकी संस्कृति के जो लोग हैं वो कम हैं, मतलब बस भाषा के कम लोग हैं या संस्कृति के या कोई भी अल्पसंख्यक है, उसको आप जो है प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। तो अनुच्छेद 29 यही कहता है कि
किसी भी अल्पसंख्यक को जो है आप प्राइवेट स्कूल, सरकारी कोई भी संस्था हो, कोचिंग हो, इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चीज़ हो, उसको जो है आप इस आधार पे नहीं मतलब प्रवेश करने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये भाषा के या संस्कृत के आधार पर। तो ये जो है अनुच्छेद 29 यही कहता है कि किसी भी अल्पसंख्यक को जो है आप मतलब प्रवेश करने से आप नहीं रोक सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या संस्था में। अब देखिए अनुच्छेद 29 देख लिया, अनुच्छेद 30 देख लेना। इसमें कहा गया अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। देखिए अल्पसंख्यक जो है, यदि अब बहुसंख्यक, मान लीजिए अल्पसंख्यक है, मतलब अल्पसंख्यक के भाषा के आधार पे या संस्कृत के आधार पे या उस धर्म या जाति के लोग जो हैं कम हो गए, अल्पसंख्यक हैं, अगर वो बहुसंख्यक मतलब एक जाति के लोग अगर ज़्यादा हैं और एक जाति के कम हैं, तो मान लीजिए दूसरे मतलब बहुसंख्यक के बीच में अल्पसंख्यक अगर मतलब शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है, तो वो जो है अपनी पसंद का जो है खुद का यूनिवर्सिटी खोल सकता है। मान लीजिए अगर कहीं कोचिंग में जाता है या यूनिवर्सिटी में जाता है पढ़ने, अगर उसको जो है संकोच है उसको पढ़ने में, मतलब कि अल्पसंख्यक है वो बहुसंख्यक में जो उतना अच्छा से जो है शिक्षा नहीं ले पा रहा है, तो वो जो है अपने मनपसंद का जो है इंस्टीट्यूट खोल सकता है, यूनिवर्सिटी खोल सकता है। देखिए इसमें लिखा गया है अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में जो है शिक्षा लेने में अगर संकोच कर रहा है तो वो अपने पसंद की जो संस्था खोल सकते हैं। देखिए वो संस्था खोल सकती है, सरकार उसको धन भी देगी। मान लीजिए अल्पसंख्यक अगर संकोच कर रहा है, बहुसंख्यक मतलब ज़्यादा एक संख्यक, मान लीजिए ये तो जो हो गया अल्पसंख्यक जो हो गया ये भाषा के आधार पर या संस्कृत के आधार पर कम होते हैं, और बहुसंख्यक जो हो गया ज़्यादा हो गया, एक जाति या एक समाज के लोग जो है ज़्यादा हैं, और ये अल्पसंख्यक अगर उसमें शिक्षा लेने में अगर संकोच कर रहा है, उसको उतना अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो अपने अलग जो है अपने मनपसंद का संस्थान खोल सकता है, यूनिवर्सिटी खोल सकता है। उसको जो है सरकार पैसा भी देगी खोलने के लिए, इंस्टीट्यूट या स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी चाहे चीज़ खोलना है उसके लिए जो है सरकार उसको पैसा देगी खोलने के लिए। तो अनुच्छेद 30 यही कहता है कि अल्पसंख्यक जो है अगर शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी या बहुसंख्यक के बीच में अल्पसंख्यक जो है संकोच कर रहा है अगर शिक्षा लेने में, तो जो है सरकार वो अपने मनपसंद का जो है यूनिवर्सिटी या संस्थान या कोचिंग जो भी चाहती है वो खोल सकती है, सरकार उसको धन भी देगी। तो अनुच्छेद 30 हम लोग देख लिए। अब अनुच्छेद 31 में देख ले रहे हैं। इसमें कहा गया है कि पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। पैतृक संपत्ति मतलब कि जो है दादा बाबा उन लोग का जो है ज़मीनी विदा जो है ज़मीन जो है संपत्ति जो है उसकी चर्चा की गई है। इसमें जो है पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। ये जो है देखिए संपत्ति पहले जो था ये मूल अधिकार था। मूल अधिकार होने की वजह से क्या होता था कि मान लीजिए रेल जो है अपनी लाइन बिछाने आती थी और किसी का पड़ जाता था, उसका मतलब ज़मीन पड़ जाता था, तो कहता कि उसका मूल अधिकार था, तो वो कहता था कि ना हम इसमें नहीं जाने देंगे, आप जो है दूसरा रूट में ले जाइए, हम इस ज़मीन जो है हमारे दादा का जो है ये निशानी है, पहचान है, हम इसको नहीं बेच सकते हैं। तो फिर क्या करें, अब रेलवे उतना दूर से आई, ये माथा पीटने लगती थी, और इसका मूल अधिकार था। अगर रेलवे उससे ज़बरदस्ती करती तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील कर देता था, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी कहती थी कि ठीक है अब दूसरे रूट से जो है ले करके चले जाओ। इस वजह से जो है परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती थी। इस वजह से जो है इसको जो है मूल अधिकार था पहले, तो इसको 44वां संशोधन द्वारा 1978 में इसे जो है कानूनी बना दिया गया। ये पहले जो था मूल अधिकार था, अभी ये कानूनी अधिकार है। देखिए कानूनी अधिकार है मतलब आपका संपत्ति जो है इसको जो है कोई आम जनता आपसे नहीं छीन सकती है, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट जो है आपसे छीन सकती है। इसको जो है कानून मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। मूल अधिकार आपका अधिकार है जो है आप उसको ले सकते हैं। हाँ, अगर मूल अधिकार में आपको कोई दिक्कत है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है मूल अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको अनुच्छेद 300 के क में जो है जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 31 को। इसमें जो है इसको पैतृक संपत्ति जो है इसको जो है पहले मूल अधिकार था, अभी उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, और 44वां संशोधन द्वारा इसको बना दिया गया 1978 ईस्वी में। इसको जो है मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में इसको बदल दिया गया। इसको जो है पैतृक संपत्ति को अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। तो देखिए इस वीडियो में जो हम लोग 27, 28, 29, 30, 31 ये जो अनुच्छेद है इसको हम लोग देख लिए। इसके पहले वीडियो में हम लोग 26 तक देखे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख ले रहे हैं 32, 33, 34 और 35। 32 जो है इसको संविधान का आत्मा हम लोग बोलते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे।
तो देखिए उसको देख लेंगे और उसमें जो है 32 है, 33, 34, 35 जो अनुच्छेद है उसको देख लेंगे। तो देखिए आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, ये अनुच्छेद समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।